क्या वजह है कि कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आ पा रहा? ऐसी क्या यूनिक बात है आपकी? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि क्यों नहीं आ पा रहा। क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत आसान है और बहुत सारे लोग आते हैं इसमें। नहीं, बहुत लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी नहीं पता होगा, जब मैंने जब पोस्ट डाली तो सब छुप के आके मैसेज कर रहे हैं। मैंने बोला भाई तुम लोग कमेंट पे क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्योंकि मेरी पोस्ट ही तो अगर कुछ 2,000 फॉलोअर्स हैं, कितने मतलब 20,000 फॉलोअर्स हैं, अभी तो मेरे यूट्यूब पे 28,000 फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आ रहे सब खामोशी से ना प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं डिफरेंट जगह से। या मैंने फेसबुक पे भी स्टेटस लगा दिया था, उस पर भी लगाया था हमने, व्हाट्सएप पे डिफरेंट जगह लगाया था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, छुप के कर रहे हैं मैसेजेस ना। मैंने बोला यार तुम लोग पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे हो? तो आई थिंक चाहते हैं लोग आना पर आ नहीं पा रहे। वो कहते हैं यार उनका मार्जिन पूछ लेना, क्या उनका प्रॉफिट पूछ लेना, या कहाँ से बनवा रहे हैं ये पूछ लेना। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लेकिन तो क्यों नहीं आना पाता? कि मुझे लगता है कि आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, इसमें आना बहुत सारे चाहते हैं। मेरे ख्याल से खास तौर पे फीमेल जाना चाहती हैं। हाँ, आ भी चुके हैं। मैंने अपने करियर में मैंने 100+ बिजनेसेस को स्टार्ट करवाया। आपको हैरत होगी, उसमें मेजॉरिटी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के थे। क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं ना तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जाहिर सी बात है वो लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यार हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह पा रहे होते यार हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही करना है। क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर प्रॉफिट बहुत है, या इन्होंने ग्रो किया है तो हम भी ये बिजनेस स्टार्ट करें। हर बंदा सोचता है। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली जब उन्होंने किया स्टार्ट तो वो इतना आसान नहीं होता। और मैंने शुरू के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स और जितने भी दोस्त अहबाब थे उनको मैंने कहा बिल्कुल आप बिज़नेस स्टार्ट करें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से किसी भी किस्म की नॉलेज चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जब आप एक विजन होता है तो आप ये छोटी चीज़ें आप दूसरों को बिल्कुल दावत देते हैं। और तो उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद उनको ये लगा कि हम जस्ट मार्केट से जाएंगे, और आपको पता है जैसे मशहूर मार्केट यहाँ पर बोल्टन मार्केट है, वहाँ से परचेज़ करेंगे और यहाँ डालेंगे और उसको ऑनलाइन पे सेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर बोल्टन मार्केट की ज्वेलरी ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे सेल होने लगती तो आज हर यहाँ पर ना 50,000 ब्रांड्स होते हैं। ऐसा नहीं है। तो बोल्टन पे जो ज्वेलरी मिलती है वो एक डिफरेंट है, ठीक है, और ई-कॉमर्स का टेस्ट अलग है। और ई-कॉमर्स का पहले टेस्ट समझना होता है। हर चमकती हुई चीज़ कहते हैं ना, पुरानों की मिसाल होती है, सोना नहीं होती है। तो मेरे 1-2 दोस्त थे, वो गए, 3-4 दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया और खुद से जाके, मुझे नहीं बताया उन्होंने, और उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज कर ली मार्केट से आके। बहुत अच्छी ज्वेलरी अपनी सेंस में, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, और लेकर आ गए। और उसके बाद फोटोग्राफर भी थे वो, ठीक है, सारे कैमरे वगैरह ज़बरदस्त उनके पास थे। उन्होंने पिक्चर्स दी जो कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी थी। उसके बाद उन्होंने उसको रन किया। 2-3 मंथ्स के बाद वो सारी ज्वेलरी मेरे पास ले आए कि यार ये हमसे सेल आउट नहीं हो रही, आप इसको सेल आउट कर दो, जब सेल आउट हो जाए तो पैसे दे देना। हाँ। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ज्वेलरी सेल ही नहीं करते। हमारे एक अपने डिज़ाइंस होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी होती है जो कि हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और वो हम फिर उसके बाद पूरी दुनिया में भेजते हैं। तो ज्वेलरी को पहले तो ये समझें, कोई भी बिज़नेस है ना तो आपने पहले उसको स्टडी करना होता है कि कस्टमर का क्या टेस्ट है। 3 चीज़ होती है ना बिज़नेस में, कि आपने पहले अपनी ब्रांडिंग, ठीक है, बायर पर्सोना। तो बायर पर्सोना लोगों इस चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं करते कि भाई बायर पर्सोना आपने बनाया, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने बस, आपको लगा पाकिस्तान में कैसे बिज़नेस स्टार्ट होता है, यार मुझे अच्छा लगा यार आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस करना चाहिए, या आपको क्लॉथिंग का कोई बिज़नेस करना चाहिए, आप उठे, आपने क्लॉथिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आपने स्टडी नहीं किया उसको, तो स्टडी नहीं करते, इधर वर्किंग नहीं करते। पहले आप उसके अच्छी तरह देखें प्रोस एंड कॉन क्या है, ठीक है ना, ऑडियंस कौन सी है और मार्केट साइज़ कितना बड़ा है। मार्केट साइज़ को, अगर आप मार्केट साइज़ नहीं है तो पहले आपको उसका मार्केट को यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बिज़नेस स्टार्ट करें। तो आपकी वो बात कि बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया जाए और क्यों नहीं लोग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आ रहे, उसकी सबसे मुश्किल काम इसमें सप्लाई चेन। ज्वेलरी शायद आप किसी न किसी तरह चलें जी, वो राइट डिज़ाइन बना लें, ठीक है ना, और उसके बाद आप इसको स्केल नहीं कर सकते इस बिज़नेस को। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप मिसाल के तौर पर ड्रेस का बिज़नेस कर रहे हैं, क्लॉथिंग का आपका बिज़नेस है, अपैरल का, ठीक है, आपको ये वाली शर्ट्स का ऑर्डर आ गया और आपने आज 100 शर्ट्स बनाई है, आपके पास 1000 शर्ट्स का ऑर्डर आ जाता है, तो आप 1000 शर्ट्स बना सकते हैं। उसकी टाइमिंग, मशीनरी अवेलेबल है, आप स्टाफ ज़्यादा हायर करेंगे, ठीक है, लेबर हायर करके ज़्यादा वो बना लेंगे। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या मसला है, इसके लिमिटेड कारीगर हैं जो उसको बनाते हैं
वो इसके जो कारीगर हैं वो यानी कि नायाब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में 50 कारीगर मिल जाएंगे कि यार ये नहीं है तो वो सही, जैसे कि इंडस्ट्री में जाते हैं कि भाई ये CSR नहीं, कस्टमर सपोर्ट का पर्सन ही तो 50 और हैं, दूसरे हैं। हाँ ऐसे ही है। अब वो ही लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, उनका हैंडमेड काम है, क्योंकि हमारे पास जीसे के पास टोटली हैंडमेड है सारा क्राफ्टमैनशिप है। तो उसमें क्या है, उन्होंने 100 PC बनाने हैं 1 महीने में अगर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको 1000 उनको पैसे ज़्यादा देके आप 1000 पीस बना लेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अगर आप मशीनरी लगाते हैं तो मशीनरी सक्सेसफुल नहीं है पाकिस्तान में। मैं एक आपको बड़ी अच्छा केस स्टडी देता हूँ। एक मशीन थी जो चाइना के अंदर बेसिकली हमारे जो वेंडर्स थे वो वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ पर ना वो एक मशीन है जिसमें पॉलिश होती है, जैसे पाकिस्तान में पॉलिश होती है, एक प्लांट होता है, तो उसमें एक निकल प्लेट्स लगती हैं, जैसे कि आपका सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर पहले चढ़ाया, निकल प्लेट्स डिप होती हैं, उसके अगेंस्ट वो पूरी पॉलिश होती है। तो डेली प्लेट्स लगती हैं और वो चेंज करनी पड़ती है। आज आपने मिसाल के 50,000 रिंग पॉलिश करनी है और उसके बाद वो प्लेट्स लगेंगी और उसमें सारी डिप होंगी और उसका पूरा आपका वो सिस्टम चल के उसके ऊपर वो कोटेड हो जाएगी, ठीक है। और वो ख़राब अगले दिन दोबारा आपने बनाना है, दोबारा बनाना, नया पानी नया चीज़ें दोबारा आपने बनता है। आपको हैरत होगी जान के, चाइना में भी वही प्लांट है, उसी तरह है, वहाँ पर भी वही सिस्टम है, निकल प्लेट लगती है। यहाँ 1 से 2 दिन में चेंज हो रही है। आप मुझे बताएं चाइना में कितने दिन में चेंज कर रहे होंगे उसको? चाइना की तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, आई थिंक महीने में कर रहे होंगे, या तो फिर अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो टाइम कम ले रहे होंगे। उनकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो 1 घंटे में चेंज कर रहे होंगे। फिर अब आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में उस निकल प्लेट से मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं 10, उससे वो हमारे 50,000 पॉलिश कर रहे हैं हम लोग रिंग एक दिन, ठीक है। चाइना उसको 1 दिन में नहीं 1 साल में चेंज करता है। सेम कॉस्ट अगर यहाँ 10,000 की, वहाँ पर भी मिसाल के तौर पर 10,000 की 1 साल में, और उससे वो 50,000 नहीं 5 लाख रिंग्स निकाल रहा है। तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। ये नहीं, मेरा कहने का मकसद है उसी वाटर के अंदर उसी कॉस्ट में वो 5 लाख रिंग्स पॉलिश कर रहा है और वो 1 ईयर के बाद चेंज कर रहा है निकल प्लेट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ये तो आपकी और कॉस्ट को मज़ीद कम कर देगी। अगर आज एक रिंग मिसाल के बाद 200 रुपीज़ में पॉलिश हो रही है तो ये तो जस्ट आपका 20 रुपीज़ पे चली जाएगी, इतने कम कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने कहा मशीन इंपोर्ट करते हैं। हम मशीन लेकर आ गए, हमने इंपोर्ट भी करा लिया। हाँ, हमने प्लांट सेट कर दिया था। आप प्लांट सेट कर दिया, सारी चीज़ें वही, आप यकीन माने वो 1 दिन भी नहीं चला हमारे पास। क्यों? उसका रीज़न ये था, बड़ा सोचो विचार के बाद, कि वो सेम चीज़, वही प्लेट्स, वही सारा प्रोसीजर, मशीन वही, प्लांट वही। उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान के अंदर उस मशीन में था कि अगर आपकी लाइट गई तो सारा जो वाटर बना हुआ है वो ख़राब। ओह, ये मसला। चलें, हमने इसका वे आउट निकाल लिया कि हम जनरेटर रख लेते हैं या हम इसका UPS पे सेट कर देते हैं, बैटरी के ऊपर सेट कर देते हैं। वो बैटरी और जनरेटर के ऊपर भी नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि चाइना में 1 सेकंड अगर आपकी उस मशीन कहता है, अगर आपकी पल्क झपकने पे भी वोल्टेज अप एंड डाउन हो जाना तो दूर की बात, लाइट जाना, तो अगर उसके से वोल्टेज अप एंड डाउन हुए तो वो पानी ख़राब हो जाएगा। अब आप सोचें कि चाइना में सालों साल आपका पलक झपकने के बराबर भी आपके वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, लाइट जाना तो दूर की बात है। तो आप सोचें पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल था? वो आज भी मशीन सड़ रही है कारखाने के अंदर, ख़राब है फैक्ट्री में। बेसिकली प्रोडक्शन का भी तो कहीं ना कहीं ताल्लुक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से भी आप। तो प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से अगर हम मशीनरी, जैसे अगर आपने दूसरी बात जो मैं समझा, आपने कहा एक तो बंदे नहीं है, दूसरा है अगर हम मशीनरी इंपोर्ट भी कर लें, ठीक है, और उसको अगर यूटिलाइज करने से शुरू करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि चाइना वालों के पास है, तो हम शायद उससे कॉम्पीट भी नहीं कर पाते।